इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले चलेंगे हेडलाइंस पर। मसूरी में भारी बारिश का कहर, जेपी बैंड में टला बड़ा हादसा, पहाड़ से आया मलबा, घरों में घुसा कीचड़, 5 बच्चों समेत परिवार ने बचाई जान। मसूरी में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, छात्रों पर लाठीचार्ज का किया विरोध, जंतर मंतर कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस, भगत सिंह चौक पर किया पुतला दहन। रामनगर में युवा कांग्रेस का हल्ला बोल, जंतर मंतर लाठीचार्ज के विरोध में किया विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन कर युवाओं के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट जारी, जीरो इंसिडेंट जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य पर प्रशासन, 250 किलोमीटर कांवड़ यात्रा मार्ग पर प्रशासन की पैनी नजर, 24 घंटे कंट्रोल रूम से होगी निगरानी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मसूरी में लगातार बारिश के बीच बड़ा हादसा टल गया, जहां जेपी बैंड इलाके में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर बहकर पीडब्ल्यूडी आवासों में जा घुसे, जिससे कई घरों के कमरे मिट्टी से भर गए और सामान को नुकसान पहुंचा है। दरअसल रविवार की रात हुए हादसे के दौरान एक परिवार ने 5 बच्चों समेत घर से बाहर निकलकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बता दें, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ऊपरी इलाकों में चल रहे निर्माण कार्यों का मलबा नियमों के खिलाफ ढलाने और जल निकासी मार्गों में डाला गया, जो बारिश के साथ नीचे आ गया। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण और मलबा निस्तारण को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। जी ऐसा है क्योंकि बहुत सारे ये मलबा ने कर रखा है, ये रोड के जहाँ रोड में नाले में जाना था मलबा, वो घर के ऊपर से आ गए। तो बच्चे थे, कल भी हुआ ये, तो हमने जीसीबी को कहा कि सर जरा नाला खुलवा दीजिए, ऊपर से मलबा आ रहा है। उन्होंने कहा कि अकेला मेरे से तो होएगा नहीं, रोड उन्होंने खुलवा दिया, लेकिन मलबा नहीं खुलवाया। जो नाला में पानी आना था वो जगह इन्होंने नहीं खुलवाया। तो रात को बच्चा चिल्लाया, हमने भी कितनी आवाज लगाई सबको, लेकिन कोई नहीं आए बाहर। 7 बच्चे, 2 हम, 10-12 जने हम रोते रहे बाहर, इधर उधर से भाग दौड़ करके कैसे भी करके हमने अपने इधर नीचे आके सिर झुकाया। सर आवाज लगाए, कोई नहीं आए बाहर। बारिश में क्या करते, कोई एक तो लड़का गिर भी गया है, छोटा बच्चा वहाँ छत में से नीचे गिर गया, कैसे करके बचाए हमने, हम जानते इसको। तो काफी दिक्कतें आ रही है। पहला नहीं था, ये आ रहा है जब से इन्होंने गाड़ी वाले ने मलबा फेंका, तब से बहुत दिक्कत आ रही है। जाने बचाना मुश्किल हो गया, तो हमें नहीं, सिर्फ धोबीगढ़ वाले सारे को भी दिक्कत होगी। रात को मलबा आ गया था घर में, तो ये 7 लोग थे हम लोग, तो हमने जान बचाई है बड़ी मुश्किल से, दूसरों की छत पे जाके सर सीढ़ी लगा के। ये 25 साल से रह रहे हैं, आज तक तो कभी ऐसा मलबा आया नहीं सर। ये या तो लोग ढालते हैं ये नालों में, तो इस वजह से आ रहा सर। आज तक तो कभी ऐसा डर हुआ नहीं सर यहाँ पे। और अब तो अब बहुत ज्यादा डर हो गया कि मतलब घर भी नहीं रहे, हमारे बच्चे की कॉपी किताबें तक नहीं रही सर। मेरा बड़ा बेटा तो डिप्रेशन में आ गया सर, और सामान भी सारा नुकसान हो गया सर। 2 बजे क्रम में बहुत तेज बारिश हुई, तो बाहर आया बाथरूम, मैंने देखा कि सर बहुत तेज पानी ऊपर रोड से आ रहा है, इस कवर को छोड़ के। इस कवर ब्लॉक हो रखा था, पूरी रोड पे आ रहा है, रोड से होते हुए ऊपर फ्लो होते हुए हमारी छत पे आ गया सर एकदम से। हम भाग भी नहीं पाए सर, जल्दीबाजी में फटाफट बच्चों को खींचा सर मैंने, सीढ़ियों द्वारा की तरह छत पे निकाला और निकल के आया। इतनी देर में सर पीछे वाली दीवार पे हमारा पानी आ गया, दीवार गिरने से हमारा बेड, राशन पानी, जो भी सामान था हमारा, बच्चों को कापी किताब, ड्रेस वगैरह सब दब गया सर, काफी नुकसान हो गया सर। और हमने भाग कर किसी तरह से अपनी जान बचा ली सर। 1.5-2 घंटे सर हम छत के ऊपर ही रहे, क्योंकि हमें उतरने की भी जगह नहीं थी, तो जंगल के रास्ते जिसे पड़ोसी के यहाँ शरण ली सर हमने। क्या मानते वजह, तो जिस तरीके से आप बता रहे मलबा ये तो हमेशा आता है, तो क्या इसको लेकर कभी? हमेशा भी नहीं आया सर, ये हम तो यहाँ पे 20-25 साल से रह रहे हैं। जब भी कंस्ट्रक्शन होता है सर, होटल घर बनते हैं, तो सब लोग अपना सर कंस्ट्रक्शन मलबा तो नालों में डाल देते हैं सर, जिसकी वजह से पूरा नाला चौक हो जाता है।
और इसमें सिविल लाइन भी बहती रहती है सर 12 मास पूरा ऊपर से होटलों का। इसकी वजह से सर बहुत दिक्कत, हमने कई बार कंप्लेंट भी करी सर, सब लोग बोलते हैं PWD वाले हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती सर। कि रात को सूचना मिली कि 2-2:30 बजे जो यहाँ पर बारिश की वजह से जो मलबा था वो बहकर इनके दीवार तोड़ के अंदर आया है और 5 लोग करीब घर के अंदर थे, जिनको जान माल का नुकसान होते होते रह गया। परंतु ये है कि ये लोग रात में जो है सीढ़ी लगाकर जो है दूसरे की छत पे चढ़े और वहाँ से जैसे तैसे अपनी जान जो है लोगों ने बचाई है, पीड़ितों ने बचाई है। और काफ़ी इनका जो है सामान का नुकसान भी उसमें हुआ है, बच्चों की किताबें उसमें थी, घर का राशन वगैरह जो भी है वो बहुत इनका नुकसान हुआ है। और ये जो मलबा है ये आप देखेंगे कि जो भी होटल्स वगैरह यहाँ पे मसूरी में बन रहे हैं उसका डंपिंग जोन जो है इन्होंने नालों खालों को बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही मतलब चिंता का विषय है मसूरी के लिए, क्योंकि नाले अगर बंद रहेंगे तो फिर पानी का निकासी कहाँ से होगी। तो ये मैं शासन प्रशासन से जो है मांग करना चाहूँगी कि जो नालों खालों पे जो लोग डंपिंग जोन जिन्होंने बना रखा है और जो इनलीगल ये काम कर रहे हैं इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो पीड़ित परिवार है उनको ये मुआवजा दे। तो ये है कि ये जो आज जो ये आपदा आई है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। ऊपर जो होटलियर्स ने जो वहाँ पे मलबा डंप किया है वही मलबा आज नीचे बह करके आया है और वही मलबा आज जो यहाँ पे 6 परिवार बस रहे हैं उनके लिए एक जी का जंजाल बन गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की, क्योंकि उस रूम में जहाँ पे ये पूरा जो घर क्षतिग्रस्त हुआ है उसमें छोटे बच्चे भी सोए हुए थे, लेकिन किसी तरीके की का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, उन लोगों पूरा घर के अंदर जो सामान था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। फिर भी मैं अभी NH, क्योंकि वो ऊपर वाला जो पार्ट है किंक्रेट से लेकर के JP बैंड तक का वो NH में आता है। मेरी अभी एक्शन से बात हुई है और उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इस मलबे को हटाने की वो पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी एहतियात के तौर पे यहाँ जो 6 परिवार रह रहे हैं मैंने उनको आगाह किया है कि आप लोग रात को आप यहाँ पे ना रहें, क्योंकि ऊपर जितना मलबा जमा हुआ है अगर बारिश तेज हुई तो मलबा नीचे आ सकता है। आपके रहने की व्यवस्था हम लोग मंदिर में कर देते हैं फिलहाल रात के लिए, क्योंकि एक घर तो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, बाकी घरों को भी पूरा खतरा है अगर वो मलबा नीचे आता है। मलबा आने की वजह से पूरा नाला चौक हो गया है, जिससे पानी भी नाले के थ्रू नहीं आ रहा है, पानी भी सड़क से ऊपर बह करके आ रहा है। तो मेरे लोगों से यही अपील है कि आप लोग होटल बना रहे हैं, आप लोग अपने लिए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बना रहे हैं, लेकिन आप अपनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के चक्कर में आप जो आम आदमी का नुकसान कर रहे हैं, पूरे शहर का जो नुकसान कर रहे हैं वो आप मत करिए। मानवता थोड़ी रखिए और अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान मत कीजिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में मसूरी में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जहां शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिक्चर पैलेस स्थित भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन कर सरकार का पुतला दहन किया। जिला पंचायत सदस्य गोविंद पुंडीर, उपेंद्र थापली और अमित गुप्ता ने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया, जो लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। जो लोग जंतर मंतर में बैठे थे, हमारे सोनम वांगचुक जी और उनके समर्थन में जो बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके समर्थक जो बैठे थे, पुलिस ने जो है उनके साथ में जो पहले तो सोनम वांगचुक को उठाया और उनको चाइना का एजेंट बताया, फिर बच्चों को जो है वहां पर उन पर लाठीचार्ज किया। निहत्ते बच्चे 12 साल, 14 साल, 18 साल, 20 साल, उनके समर्थक या 50 साल के क्यों ना हो, उन पर लाठीचार्ज किया। और आरा से गुंडे, आरा के लोग उस पर जो है डंडे लेके पुलिस में खड़े थे और उन पर लठ बजाए और उनको पाकिस्तानी कहने का प्रयास किया। ये दुखद है। मैं सर, आपका नाम? मेरा नाम गोविंद सिंह पुंडीर है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज कांग्रेस ने यहाँ पर विरोध दर्ज किया, केंद्र सरकार का पुतला दहन कराया, किस तरीके से देखें? देखिए, जो आज हमारे दिल्ली में जो जंतर मंतर पे जो हमारे युवा और हमारी जो बेटियां जो है बहुत लंबे समय से अपनी शिक्षा के प्रति नीट पेपर के जो लीक बार बार हो रहा था उसके पक्ष में बैठे हुए थे, तो शांतिपूर्वक एक प्रदर्शन हो रहा था और सरकार से मांग कर रहे थे। लेकिन अचानक जो है कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो वहां पर अपने RSS के और भाजपा के गुंडों को भेज वर्दी में भेज करके, बिना नेम प्लेट के भेज करके, और जो आज हमारे युवाओं पे लाठियां बांधी गई है। और मैं आपको बता देता हूं कि लाठियां नहीं, पुलिस ने तो पैर नहीं, सिर्फ पूरे बच्चों के सिर फाड़ दिए हैं। और जो सोनम वांगचुक जी जो वहां पर अपना जो अनशन पे बैठे थे उसको जबरदस्ती उठाया गया है। ऐसा लगता है कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और नियत है वो ये होगा कि युवाओं को खत्म कर करके इस देश को है दूसरी दिशा में ले जाना चाहते। लेकिन मैं आज भी
अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आह्वान करना चाहता हूं कि आज पूरा देश युवाओं के साथ है, कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ है। और ऐसा ना हो कि जैसे आज नेपाल के अंदर जो आज युवाओं ने जो है अपना आक्रोश किया है, हम अपील करेंगे अपने युवाओं से कि ऐसा ना करें, लेकिन मजबूरन ऐसा मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा ही होगा और इस भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी की तानाशाह को जो है उखाड़कर फेंकने का काम करेंगे। देखिए, कल आपने देखा होगा पूरे भारत को कल का दिन इतिहास में काला दिन के रूप में याद रहेगा। कल किस तरह जंतर मंतर पर युवाओं पर लाठियाबाजी गई, वो हमारा देश का भविष्य है जिन पर आज लाठियाबाजी जारी है। एक युवा 18-20 घंटे की पढ़ाई करता है, पढ़ाई के प्रेशर में रहता है, उधर अपने माँ बाप की तरफ देखता है जो उनको कर्जे पे लेकर कैसे भी कर वो पढ़ा लिखा रहे हैं, सिर्फ इस सपने के साथ कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कोई अधिकारी बनेगा, कोई डीएम बनेगा, एसडीएम बनेगा। लेकिन आज उनके सपनों को कुचला जा रहा है। निरंतर वहां पर युवाओं के द्वारा अनशन, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर वहां अनशन किया जा रहा था। सोनम वांगचुक जैसे वैज्ञानिक द्वारा वहां पर भूख हड़ताल की जा रही थी। वहां हमारी पिथौरागढ़ की एक बेटी है नेहा, जो लगातार 20 दिन से वहां पे भूख हड़ताल पर बैठी है। लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी है, इन्होंने उनके साथ कोई संवाद स्थापित करने का काम नहीं किया, उनसे बात करने का काम नहीं किया। जब वो अपनी मांगों को लेकर संसद का घेराव करने के लिए संसद में इस बात को कहने के लिए जा रहे थे तो उन पर लाठियाबाजी गई। प्री प्लान के तहत वहां पर ऐसे लोगों को बिना वर्दी के रूप में वहां रखा गया, उनमें उनके हाथों में लठ लेकर वहां बैठाया गया, ना उनके कोई नेम प्लेट थी और उस रास्ते में ट्रकों में पत्थर भरकर पहले से ही रखे हुए थे। उनका प्री प्लान था कि किसी तरह से छात्रों के ऊपर ही यह आरोप मढ़ा जाए कि उन्होंने वहां पर हिंसा करी, जबकि हिंसा वहां पुलिस वालों ने की छात्रों के साथ। 16-16 साल की बच्चियों ने आईपीएस पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, लेकिन पुलिस वालों ने बर्बरता के साथ उन पे लाठियाबाजी। उनको केंद्र सरकार का संरक्षण था और हम निरंतर इस लड़ाई में युवाओं के साथ है। वो अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कल संसद में इस प्रश्न को उठाया। जब उन्होंने इस प्रश्न को संसद में उठाया तो भाजपा सरकार के लोग वहां भी उनका विरोध करने लग गए। तो ये सरकार युवा विरोधी है, नौजवान विरोधी है। और आज हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने लोकसभा स्पीकर से सुबह ही इस कुछ एमपीओ के साथ वहां पर चर्चा की और उनसे आग्रह किया कि कल जो जंतर मंतर में घटना हुई है उसकी जांच कराई जाए और गुनाहगारों को सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न किया जाए। अल्लाह बोल क्या जा रहा है, भाजपा को लेकर क्या है, पूरा मामला क्या है? देखिए, एक नारा जो आजादी की लड़ाई में बना था कि जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए जो इस देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने के लिए बैठी हुई सरकार है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, और ये देश जिनको बेचा रहा है अडानी और अंबानी को, उनके खिलाफ हम ये आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में जो छात्रों का शांतिपूर्ण आंदोलन था, वैज्ञानिकों छात्रों का जो शांतिपूर्ण आंदोलन था, गांधीवादी तरीके से जो चल रहा था, उसको कुचलने का जो इन्होंने कुत्सित प्रयास किया है, उसके विरोध में आज हम सब यहाँ पर हैं। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय पे ये लोग इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने वाले हैं। इन्होंने ईवीएम के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव अपनी जेब में रख लिया है। न्याय को इन्होंने न्यायालय को खरीदकर, जजों को खरीदकर अपनी जेब में रख लिया है। ये किसानों की आवाज दबा रहे हैं, अल्पसंख्यकों की आवाज दबा रहे हैं, दलित भाइयों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ। तो ये बलात्कारी पार्टी है, इसके अंदर बलात्कारियों को ये बार बार बचा रहे हैं। छात्र बचे थे, उनको दबाने के लिए भी इन्होंने ये अंतिम अपना प्रहार कर दिया है। लेकिन इस देश का युवा जिस दिन जाग जाता है, इतिहास गवाह है कि सत्ताएं बदल जाती है। अब वो समय आ गया है कि इस देश की सत्ता, इस देश के युवा बदलने जा रहे हैं। और अमित शाह और मोदी जो गुजरातियों की टीम पूरे देश को बेचने में और खरीदने में लगी है, इसका अंत होने वाला है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर कथित पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में रामनगर में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जहां कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लखनपुर चौराहे पर सरकार का पुतला फूंका। दरअसल रामनगर के लखनपुर चौराहे पर युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुमित लोनी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे, जहाँ प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर की घटना का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और पुलिस कार्रवाई पर कई सवाल उठाए। कि कल संसद में और जंतर मंतर में जो हमारे युवा साथी आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने संसद घेराव का एक
कार्यक्रम रखा था उन पे बेबर्ता से लाठीचार्ज जो केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। और उनकी मांग सिर्फ यह है कि देश के शिक्षा मंत्री जो सरासर भ्रष्ट हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके कार्यकाल में पेपर नीट का पेपर लीक हुआ और पूरे देश में 20 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, जिसके जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान हैं और वो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं। परंतु केंद्र सरकार की तानाशाही, नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही, धर्मेंद्र प्रधान जी की तानाशाही इतनी रही कि उन पर बेबर्ता से लाठीचार्ज किया, उनको मारा गया और उनको वहाँ से खदेड़ा गया, जिसके विरोध में आज हमने उनके समर्थन के लिए यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका है और उनसे आह्वान किया है कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। यदि ऐसा नहीं होता है तो दिल्ली के तर्ज में रामनगर में भी बहुत जल्दी आंदोलन किया जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर हापुड़ जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इस बार यात्रा को सुरक्षित व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने 0 इंसिडेंट 0 एक्सीडेंट का लक्ष्य तय किया है। करीब 250 किलोमीटर लंबे कांवड़ यात्रा मार्ग पर 5 जोन, 17 सेक्टर और 42 उप सेक्टरों को बांटा गया है। बता दें, यात्रा मार्ग पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती रहेगी, जबकि कलेक्ट्रेट परिसर में 24 घंटे चलने वाला इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम निगरानी करेगा। प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएंगी। हापुड़ जनपद में कांवड़ यात्रा को लेके हमने काफ़ी राउंड्स कर लिए हैं मीटिंग के सभी विभागों के साथ में, और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हमारा हो गया है। हमारे यहाँ 4 एंट्री गेट हैं, जिसको हमने 5 जोन, 17 सेक्टर्स और 42 सब सेक्टर्स में बांटा है। इसमें कल हमारी सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी फाइनल हो गई है और सबने अपना स्पॉट्स और जो लेंथ है उनके सेक्टर की वो भी विज़िट कर ली है। सभी को निर्देशित कर दिया है कि उनके सेक्टर में अभी भी जो भी काम बच रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, रोड रिपेयर से लेके खंभों को पॉलीथीन में रैप करने से रिलेटेड, तो वो अपने सेक्टर्स की जो समस्याएं हैं वो हमारा कांवड़ ग्रुप पे डाल दे रहे हैं और उसको तुरंत ठीक करा लिया गया है। इन जनरल हमारे 17 मेजर रोड्स हैं और 4 सब सेक्टर रोड्स हैं। तो हमारा रोड रिपेयर अभी भी 27 किलोमीटर का बच रहा है और लगभग 200-250 किलोमीटर का रोड रिपेयर हो चुका है। तो जो 27 किलोमीटर का बच रहा है उसको हम लोग मौसम क्लियर होते ही नेक्स्ट 5-6 डेज़ में करा लेंगे। पॉलीथीन का रैपिंग एंड ट्रांसफार्मर्स का बैरिकेडिंग ये एकदम अभियान स्तर पे हमने शुरू कर दिया है और ये भी हमारे नेक्स्ट कमिंग 4-5 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। कांवड़ यात्रा मुख्य रूप से हमारे यहाँ 2 बिंदु ऐसे हैं जिस पर विशेष ध्यान हापुड़ पुलिस को केंद्रित करना है। एक तो मुख्य रूप से जो हैवी वाहन है, भारी वाहनों का डाइवर्जन, और दूसरे गढ़ मुक्तेश्वर से ब्रज घाट से जो जल उठाते हैं कांवड़िए, उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। इसमें हम लोगों ने डाइवर्जन प्लान बना लिया है अपना, और भारी वाहन हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे से डाइवर्ट करेंगे। इसके पहले ये पेरीफेरल होते हुए चिजारसी से हम लोग डाइवर्ट करते थे, पेरीफेरल होते हुए बुलंदशहर जाता था और नरोरा में जाकर के एक सकरा पुल पड़ता था, उसमें जाकर के कंजेशन होता था। तो इस बार हम लोगों ने इस व्यवस्था को परिवर्तित किया है। साथ ही साथ ब्रज घाट में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था और पर्याप्त बैरिकेटिंग की व्यवस्था के साथ साथ हम लोगों ने पूरे जनपद को जोन और सेक्टर में डिवाइड कर रखा है। कितने मंदिर हैं, कितने रास्ते में पड़ने वाले मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, हॉट स्पॉट्स कितने हैं, साथ ही साथ रास्ते में पड़ने वाले नॉनवेज की कितनी दुकानें हैं, कितने रेस्टोरेंट्स हैं, होटल, ढाबे, इन सब की जो है तहकीकात कर ली गई है और सबके जो है डाटा हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है। साथ ही साथ कितने शिविर हैं, कांवड़ समितियां गांव-गांव की कितनी हैं, हम लोगों ने गांव में कांवड़ रजिस्टर बनवा रखा है, जिसमें कि प्रत्येक गांव से निकलने वाले कांवड़ समितियों के साथ हमारा कम से कम एक सब इंस्पेक्टर, एक सिपाही उससे कॉन्टैक्ट में रहेगा और लगातार उनको फैसिलिटेट करता रहेगा। साथ ही साथ हमारे पुलिस मित्र जो हैं कितने हैं उनको चिन्हित किया गया है। आईपी कैमरे और सीसीटीवी कैमरे भी हम लोगों ने लगाए हैं, जिनका फीड हमको यहाँ पे कंट्रोल रूम में मिलता रहेगा। इसके अलावा अस्थायी चौकी या अस्थायी पिकेट्स की व्यवस्था हम लोगों ने रास्ते में की है। डीजे संचालकों से हम लोगों की वार्ता हो चुकी है और उनको नोटिस तामील करा दिए गए हैं। इसी तरह से डिजिटल वॉलंटियर की व्यवस्था, नाविकों की व्यवस्था, रास्ते में जो टायर पंचर की दुकानें हैं, क्रेन की व्यवस्था, जेसीबी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने पर्याप्त ढंग से सुनिश्चित कर लिए हैं। और रास्ते में इस बार जो है 0 इंसिडेंट और 0 एक्सीडेंट एक हम लोगों को ये थॉट हम लोगों को मिला है हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय की तरफ से। इस बार हम लोगों ने इस सिद्धांत के तहत
ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई दुर्घटना और किसी तरह को कोई इवेंट ना होने पाए। पर्यटन नगरी मसूरी में क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट की एंट्री को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जहां स्थानीय व्यापारियों ने कंपनी के संभावित संचालन का विरोध करते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की आम सभा में व्यापारियों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर कहा कि शहर में ब्लिंकिट या किसी भी क्विक कॉमर्स कंपनी को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही व्यापारियों का कहना है कि मसूरी की अर्थव्यवस्था छोटे दुकानदारों और स्थानीय कारोबार पर निर्भर है। ब्लिंकिट के विरोध के साथ ही मसूरी में स्थानीय बाजार और क्विक कॉमर्स मॉडल को लेकर बहस तेज हो गई है। की मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन मसूरी व्यापार मंडल की मासिक बैठक थी और इस बैठक से हर महीने के आखिरी सप्ताह में अब मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन मसूरी व्यापार मंडल की मासिक बैठक होगी और उस बैठक में समस्त व्यापारियों की विचार विमर्श लेकर शिकायतों को दूर किया जाएगा। आज मुख्य बिंदु जो थे, एक चुनाव में जो खर्च रुपए थे उसका आय व्यय का ब्यौरा था, साथ में जो ब्लिंकिट की एक गतिविधि मसूरी में देखी जा रही थी उसके ऊपर विचार विमर्श और उसका विरोध प्रदर्शन के बारे में प्रक्रिया थी, जिस पर आज बैठक में पूरी बैठक में जितने हमारे व्यापारीगण उपस्थित थे सभी ने एक आवाज में ब्लिंकिट का विरोध करते हुए कहा कि ब्लिंकिट के आने से स्थानीय रोजगार को, स्थानीय व्यवसाय को, दुकानदारों को, स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक भारी संकट पड़ेगा, जिस संकट के कारण अधिकांश छोटे दुकानदार बंद हो जाएंगे, बंद की कगार पे आ जाएंगे, उनकी रोजी रोटी पे कमी आएगी। इसी कारणवश हमने आज बैठक में पूर्ण रूप से एक फैसला लिया जिसके तहत हम ब्लिंकिट का विरोध करेंगे और इसके प्रथम चरण में हम जो सदस्यगण, जो व्यापारीगण इस संस्थान को, ब्लिंकिट को जगह दे रहे थे, उनसे जाके वार्ता करेंगे और निवेदन के साथ साथ उनसे बातचीत करते हुए कहेंगे कि ब्लिंकिट के आने से मसूरी की भौगोलिक स्थितियों पे जो फर्क पड़ेगा उसके लिए ब्लिंकिट को ना खोला जाना ही बेहतर है। और इसके पक्ष में हमारे सारे व्यापारियों ने अपना एक मत दिया और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यापारी भाई जहां पर ये खुल रहा था वो भी अपना पूरा सहयोग देंगे और अंतिम चरण में हम लोग प्रशासन पर जाकर अपनी बात करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमें प्रशासन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और व्यापारी एकता सर्वप्रिय रहेगी। व्यापारियों के हित में हर कार्य किया जाएगा और जो व्यापारियों ने हम पर अपना विश्वास जताया है, साझा जताया है, आगे भी जताया है, उस पर हम पूर्ण रूप से खड़ा होने का पूरा प्रयास करेंगे। ब्लिंकिट अब पूरी तरीके से बैन है ना, नहीं आएगा? देखिए, ब्लिंकिट बैन करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ब्लिंकिट ना खुले ये हमारे हाथ में है। ब्लिंकिट एक बड़ी डिलीवरी ऐप कंपनी है जो कि समस्त लाइसेंस धारण करने के बाद ही अपना कार्य करती है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास सफल होगा कि ब्लिंकिट मसूरी में ना आए, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और अगर ऐसा होता है और जहां पर ब्लिंकिट खुलने का अंदेशा है वो अगर हमारे व्यापारीगण मान जाते हैं तो उनका भी एक बैठक में बुलाकर हम आभार और धन्यवाद करेंगे, इस विश्वास के साथ कि मसूरी में और आसपास के 5 से 6 किलोमीटर के क्षेत्र में, चाहे वो झड़ी पानी हो, चाहे वो अकेडमी हो, उस क्षेत्र में कहीं पर भी ब्लिंकिट अपनी गतिविधि शुरू ना करे। उत्तर प्रदेश में कोसी कला के ऐतिहासिक गुरुशगंज बाजार में नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया, जहां प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। साथ ही अतिक्रमण करने वाले लोगों को चेतावनी भी दी गई। दरअसल उप जिलाधिकारी और अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में चले अभियान के दौरान कई दुकानों और स्थानों के सामान जब्त किया गया। कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। प्रशासन के मुताबिक अतिक्रमण हटाने के लिए पहले ही नोटिस जारी किए गए थे और लोगों को खुद कब्जे हटाने का समय भी दिया गया था। समय सीमा खत्म होने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की, जहां अधिकारियों ने चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, गुरुशगंज में एक मंच का निर्माण होना है जो नगर पालिका को कराना है और इसको काफ़ी दिनों से इसका बजट भी आया हुआ है। अतिक्रमण की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा था। आज हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये बहुत डिले हो गया है काम, तो इस काम को जल्द कराने के लिए और अतिक्रमण को हटाने के लिए हम लोग टीम के साथ निकले। कोतवाल शहर हमारे साथ हैं, कमलेश सिंह और हमारी पूरी टीम है। हम लोगों ने जो भी अवैध अतिक्रमण यहाँ पाया उसको हटा दिया गया है। कल से ही इसमें जो मंच है और पार्क है उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। तो ये यहीं पे अतिक्रमण हटेगा या शहर में भी? पूरे शहर में अतिक्रमण की हटाने की ड्राइव चलाई जाएगी, अभियान चलाया जाएगा और किसी तरह का भी कोई अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुशीनगर में यूरिया खाद की कालाबाजारी और तस्करी के मामला सामने आने के बाद कृषि विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है।
बता दें, मोतीचक ब्लॉक के मथौली स्थित साधन सहकारी समिति से 20 बोरी यूरिया पकड़ी गई, जिसे कथित तौर पर अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था। सूचना मिलने पर जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और टेम्पो में लदी 20 बोरी यूरिया खाद को पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि खाद को समिति से बाहर ले जाया जा रहा था। जांच के दौरान समिति के रिकॉर्ड और मौके पर मिली खाद का मिलान किया गया। वहीं इस कार्रवाई के बाद सहकारी समितियों के जरिए खाद वितरण व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। 20 बोरा ये साधन सहकारी समिति है बीपैक्स हमारी मथौली में विकासखंड मोतीचक में एक ऑटो में ले जाते हुए गुप्त सूचनाओं से जानकारी मिली है। उसको हमने पकड़ के लाए हैं, समिति पे आए हैं, सत्यापन करेंगे, उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो प्रारंभिक तौर पर ये आया है कि जो जिस किसान का समिति के सचिव के द्वारा नाम बताया जा रहा है उसका अभिलेखों में उल्लेख नहीं किया गया है। कुल आज 9 बोरी अभिलेखों के अनुसार बेची गई हैं, जबकि वो अन्य किसानों के नाम हैं। और इससे स्पष्ट होता है कुछ इसमें इनके द्वारा त्रुटि की गई है, जो भी गलत नीयत से कार्रवाई की गई है। इसमें आगे चल के पूर्ण इंक्वायरी करने के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डीएपी का मामला सर हमारा है कि डीएपी अभी इनके पास स्टॉक में नहीं है, जबकि वितरण रजिस्टर में अभी पूरा पर्याप्त मात्रा में अंकित नहीं है। क्या कहेंगे सर? डीएपी इनके पास किस तारीख में आई थी तो इनके पास अवेलेबल नहीं है। इनके द्वारा पहले 10/7 में आई थी और सभी गोदामों को देखा गया, उसमें अभिलेख नहीं, उसमें कोई डीएपी का एक बोरा भी नहीं मिला और ना ही ये वितरण रजिस्टर प्रस्तुत कर सके। तो इसकी विस्तृत इंक्वायरी होने के बाद ही इनके विरुद्ध अगर कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो लीगल कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसे जो अभी जो खाद पकड़ी गई है वो किसको सुपुर्द किया जाएगा? अभी संबंधित सचिव को जहाँ से लेकर गए थे वहीं संबंधित सचिव को सुपुर्द की जा रही है। सुपुर्द करने के बाद इसको हैंडओवर करने के बाद सक्षम स्तर से हम इसमें आवश्यक कार्रवाई कराएंगे। हापुड़ में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग की जूनियर इंजीनियर और लाइनमैन को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें, दोनों पर बिजली कनेक्शन देने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है। मामला थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के ठियाला मोड़ का है, जहां शिकायतकर्ता यूनुस की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने ट्रैप कार्रवाई की और ऊर्जा निगम के जेई सुधीर कुमार और उसके सहयोगी लाइनमैन को 12,000 रुपये लेते हुए पकड़ लिया। पूरा मामला ये है जी, इनसे हमारी बातचीत हुई कनेक्शन की। 2 कनेक्शन करवाने हैं। इन्होंने कहा कि 2 कनेक्शन हो जाएंगे। मैंने कहा जी आप बताओ क्या खर्चा होगा। कहने लगे आप अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद 200 वाली रसीद और चालान और एफिडेविट, फिटिंग रिपोर्ट, ये पूरी फाइल हमें, और इन्होंने 15,000 रुपये बताए थे। मैंने कहा जी कुछ कम कर लेना। उन्होंने नहीं, तो इन्होंने 12,000 रुपये में फाइनल किया। तो मैंने 10 को कहा तो 10 को मना कर दिया उन्होंने। किसने लिए आपसे पैसे? तो जई साहब ने भेजा, लैंडमैन तारा सिंह। बाकी उससे मैंने मना किया था कि रहने दे जई साहब, लेकिन जई साहब नहीं भेजा मुझे। जई साहब के कहने पे उसने पैसे लिए। किस बिजली घर के जई? ये अतराड़ा बिजली घर के जई हैं। 3 बिजली घरों का चार्ज है, धेड़खेड़ा इंडस्ट्री और जसरूख नगर। शिकायत क्या करी थी आपने? शिकायत एंटी करप्शन मेरठ। फिर अब क्या कार्रवाई हो रही है? थाने आए? अब उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है। गोंडा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जहां आरोप है कि दबंगों ने धारदार हथियार से हमला कर एक युवक को घायल कर दिया, जबकि बीच बचाव करने पहुंचे उसके पिता की मौत हो गई है। घटना 17 जुलाई की शाम की बताई जा रही है, जहां पीड़ित सर्वेश दुबे के मुताबिक वह अपने घर के सामने सफाई कर रहा था, तभी पड़ोस के कुछ लोगों से विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान आधा दर्जन लोगों ने हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने धारदार हथियार से वार कर उसे घायल कर दिया। बेटे को बचाने पहुंचे पिता सिद्धनाथ दुबे के सिर पर भी बांका से हमला किया गया, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब पुलिस जांच के बाद पूरे मामले की स्थिति साफ हो पाएगी। मनोज पाड़े, राहुल पाड़े, ये दोनों लोग मेरे पिताजी को हत्या करा के इनके घर साजिश होता था। इसमें विजय थे, रामदयाल थे, गुलमदयाल थे, रोहित थे, मोहित थे, चंदन थे। इन्हीं के घर पर जो है सीसी कैमरा लगा हुआ है, इसको चेक कराया गया सर। इन्हीं के घर पर जो है साजिश करके मेरे पिताजी को मरवा दिया गया। बोले मनोज पाड़े, राहुल पाड़े की जो कुछ होगा हम सब देख लेंगे, मार दो। मेरे पिताजी मर गए।
रामनगर शहर में बढ़ती ई रिक्शा की संख्या अब यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनती जा रही है, जहां जाम और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के बीच परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें, सड़कों और बाजारों में ई रिक्शा की बढ़ती संख्या में आए दिन जाम की स्थिति बन रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई चालक यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। लोगों ने बाहरी चालकों के पुलिस सत्यापन की मांग भी उठाई है। हमने पास्ट में भी ऐसी काफ़ी कार्रवाई की है। अगर मैं आपको रिपोर्ट दे सकता हूं कि हमने लास्ट कुछ महीनों में कितने चालान किए हैं और कितने वाहन बंद किए हैं, बट जैसे जैसे इनकी कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं, स्पेशली विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस और विदाउट रजिस्ट्रेशन मार्क, ये बहुत सीरियस ऑफेंस है। और मैं सभी को वार्न करना चाहूँगा, ऐसे वाहन जो विदाउट नंबर प्लेट चल रहे हैं और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अगर ऐसे वाहन हमारे इन्फोर्समेंट अभियान में पकड़े गए तो उन्हें सीज कर दिया जाएगा। और जब तक इनकी सारे कागजी कार्रवाई या जो भी दस्तावेज इसके लिए चाहिए होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं होती, तब तक वाहन को छोड़ा नहीं जाएगा। और हम आने वाले 2 हफ्तों में, इस हफ्ते और अगले हफ्ते में स्पेशल अभियान चलाएंगे इस कंप्लेंट पे। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।